आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सिवान की, एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, सड़क पर होने वाली एक बहुत ही मामूली सी बहस जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो कैसे सिर्फ चंद घंटों में एक हाई लेवल पॉलिटिकल और पुलिस एक्शन में बदल सकती है। इसी घटनाक्रम का आज हम निष्पक्ष और डिटेल में विश्लेषण करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक मामूली सी टक्कर से इतने सारे पुलिस एनकाउंटर्स कैसे हो गए। मतलब ट्रैफिक को लेकर हुई एक बहुत ही आम सी बहस जिसे हम सब रोड रेज कहते हैं, वो इतनी जल्दी कैसे भड़क गई कि राज्य भर में पुलिस की कई टीमें बनानी पड़ गईं। रातों रात बड़े नेताओं की बैठकें होने लगीं और एक के बाद एक पुलिस एनकाउंटर्स देखने को मिले। ये पूरा घटनाक्रम समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि पुलिस की ताकत और आम नागरिक की सुरक्षा के बीच का जो बैलेंस है वो असल में कैसे काम करता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, सीवान का वो रोड रेज। दूसरा, पुलिस की तुरंत की गई कार्रवाई। तीसरा, इस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया। और चौथा, पुलिस एनकाउंटर को लेकर क्या नियम है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सीवान रोड रेज। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये उन 72 घंटों की अफरा तफरी को बिल्कुल साफ कर देती है। 29 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। सिवान के लक्ष्मीपुर अंदर ढाला ओवरब्रिज के पास सिर्फ एक कार के सटने या यूं कहें कि पार्किंग को लेकर एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये बहस इतनी ज्यादा हिंसक हो गई कि वहां गोलियां चल गईं। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। कुछ ही घंटों के भीतर यानी रात 11 बजे तक एसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बन चुकी थी। अगले दिन सुबह तक पहली गिरफ्तारी हो जाती है और 3 मई की सुबह तक मुख्य आरोपी एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। ये जो आश्चर्यजनक स्पीड है ना, ये साफ दिखाती है कि मामला कितनी तेजी से हाथ से निकला और फिर उसे कंट्रोल करने की कैसी कोशिशें हुई। इस पूरी घटना में 28 साल के हर्ष कुमार सिंह की जान चली गई और उनके पिता चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात ध्यान देने वाली है। ये हर्ष कुमार सिंह पूर्व एमएलसी और राजनेता मनोज कुमार सिंह के भांजे थे। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीड़ितों का ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन था, इसी वजह से घटना की संवेदनशीलता अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और सीधा असर ये हुआ कि प्रशासन पर जल्द से जल्द एक्शन लेने का एक भारी दबाव बन गया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, त्वरित पुलिस कार्रवाई। अब इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पुलिस एक्शन की गंभीरता बिल्कुल साफ दिखाई देती है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और पहली बड़ी सफलता मिली छोटू यादव के रूप में। पुलिस के मुताबिक जब रेड पड़ी तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो सीधे उसके पैर में लगी, जिसे आम बोलचाल में हम हाफ एनकाउंटर कहते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 3 मई को जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, वो मुख्य आरोपी सोनू यादव बढ़हरिया इलाके में पुलिस के साथ हुई एक फुल स्केल मुठभेड़ में मारा गया। अच्छा, इन एनकाउंटर्स के अलावा बैकग्राउंड में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज का जमकर इस्तेमाल किया और इसी इंटेलिजेंस के आधार पे जामो थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव से वो कार भी बरामद कर ली गई जो क्राइम में इस्तेमाल हुई थी। साथ ही उसके ड्राइवर सुनील यादव को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाया गया राज्यव्यापी तलाशी अभियान था जो बिल्कुल एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन की तरह आगे बढ़ा। अब आते हैं भाग 3 पर, राजनीतिक प्रतिक्रिया यानी सरकार का क्या रुख रहा। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी हत्याएं और एनकाउंटर्स हो चुके थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली। स्टेट कन्वेंशन हॉल में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को तलब किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने कम समय में पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा हरकत में आ चुका था। इस मीटिंग का सीधा सा मकसद था ब्यूरोक्रेसी में एक तरह का रीसेट बटन दबाना। निर्देश एकदम साफ थे, अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस। प्रशासन यह संदेश देना चाहता था कि कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ पूरी तरह मजबूत है और पब्लिक पीस यानी शांति बनाए रखना ही उनकी पहली प्रायोरिटी है। सरकार के इस ऑफिशियल स्टैंड को हम इस एक स्टेटमेंट से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में कानून का राज चलेगा, गोलियों का राज नहीं। ये बयान इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि ये बढ़ते एनकाउंटर्स और हिंसा को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को शांत करने का एक सीधा राजनीतिक प्रयास था।
एक तरह से ये बताने की कोशिश थी कि जो कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है वो कानून के दायरे में रहते हुए शांति बहाल करने के लिए ही है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे भाग की तरफ चलते हैं, पुलिस एनकाउंटर के नियम। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का आधिकारिक पत्र है। ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि कानून असल में काम कैसे करता है। इसमें CRPC की धारा 46 का जिक्र है। देखिए, ये धारा पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए उचित बल यानी रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत तो देती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी छुपी हुई है। अगर पुलिस कार्रवाई या किसी एनकाउंटर में होने वाली मौत को जस्टिफाई नहीं किया जा सका तो उसे गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा। मतलब पुलिस के पास किसी की भी जान लेने का कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। और सच कहें तो यही वो नियम है जो हमारे और आपके जैसे आम नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। होता क्या है कि जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। NHRC के इन बदले हुए दिशा निर्देशों को देखिए। इनके मुताबिक पुलिस फायरिंग में होने वाली किसी भी मौत की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर मानवाधिकार आयोग को देना एकदम अनिवार्य है। इसके साथ ही ऐसी किसी भी घटना के बाद जल्द से जल्द कोशिश यही रहती है कि 3 महीने के भीतर एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी यानी किसी स्वतंत्र मजिस्ट्रेट द्वारा जांच होना जरूरी है। ये सख्त टाइमलाइंस आखिर क्यों बनाई गई हैं? ताकि पुलिस की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। और हाँ, जांच का दायरा सिर्फ यहीं आके खत्म नहीं हो जाता। NHRC की एक और बड़ी शर्त है, राज्य पुलिस को 3 महीने के भीतर एक सेकेंडरी फॉलोअप रिपोर्ट भी सौंपनी होती है। अब इस रिपोर्ट में सिर्फ लोगों के बयान नहीं होते हैं, बल्कि इसमें ठोस साइंटिफिक सबूत मांगे जाते हैं, जैसे कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हैंड वॉश की फोरेंसिक जांच, जिससे यह साबित हो सके कि क्या सच में मृतक ने गोली चलाई थी, और इस्तेमाल हुए हथियारों की पूरी बैलिस्टिक रिपोर्ट। ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि हर एक पुलिस एनकाउंटर के बाद उसकी कितनी बारीकी और गहराई से जांच की जाती है। तो ये पूरी केस स्टडी हमारे सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लाकर खड़ी कर देती है। सिवान की उस घटना से लेकर पटना से आए सख्त निर्देशों और आखिर में NHRC के कड़े नियमों तक, ये सब हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। हिंसक अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का तुरंत और सख्त एक्शन लेना, और दूसरी तरफ मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना। इन दोनों के बीच एक सही संतुलन की लकीर आखिर खींची कहां जाती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।